मेरा नाम आरवी है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ सामान्य होते हुए भी सामान्य नहीं है, या फिर यह सब अधिक दिनों तक नहीं चलेगा। इस सोच में मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर एक दिन भी इस आदमी के साथ रही तो पागल हो जाऊंगी। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं पागल हूँ, लेकिन कभी कभी लगता था कि मेरा पति ही पागल है। मैं तय नहीं कर पा रही थी कि हम दोनों में से कौन सामान्य था और कौन नहीं। एक फिटकरी थी जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक छोटी सी सफेद फिटकरी मेरी जिंदगी को इतना मुश्किल बना देगी। रोज मेरा पति एक नई तरह की फिटकरी घर लाता और उसे ऐसे संभाल कर रखता जैसे वह कोई हीरा हो। वह हर 10 मिनट में आकर देखता कि फिटकरी ठीक है या नहीं, कहीं किसी ने उसे चुरा तो नहीं लिया, या कहीं कुछ गिरकर उसे खराब तो नहीं कर दिया। शादी के बाद जब मैं नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब भी मेरे पति के हाथ में यही फिटकरी थी। वह मुझसे बात करने के बाद अपनी फिटकरी लेकर बाथरूम में चला गया था और 3 घंटे बाद बाहर आया था। मैं इंतजार करते करते सो गई थी क्योंकि दुल्हन बनने की थकान थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो वह बिस्तर पर नहीं था। मैंने देखा कि वह बाथरूम से निकल रहा था और उसके हाथ में वही थैला था जिसमें फिटकरी थी। मेरा पति बहुत देर तक बाथरूम में रहता और बाहर आकर कहता कि सारी कमी पूरी हो गई है, जिससे मैं शर्मिंदा हो जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि वह किस कमी की बात कर रहा था। मेरी शादी को 3 महीने हो चुके थे और फिटकरी की कहानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वह बार बार बाथरूम में जाता और थैला उसके हाथ में ही होता था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आती रहती और जब वह बहुत खुश होकर बाहर आता तो मैं उलझन में पड़ जाती थी। एक रात मैंने बाथरूम की खिड़की से झांककर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं उनकी लाडली बेटी थी। मैं अपने सब भाई बहनों में सबसे छोटी थी, इसलिए मुझे सबका बहुत प्यार मिला था। मेरे माता पिता ने भगवान से प्रार्थना कर करके मेरी जिंदगी की भीख मांगी थी। बचपन में मैं बीमार रहती थी, इसलिए मेरा बहुत इलाज भी हुआ था। लेकिन मेरे माता पिता को यह पता नहीं था कि उनकी जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी और उनकी सबसे लाडली बेटी अनाथ हो जाएगी। अगर उन्हें यह पता होता तो वे शायद मुझे बचपन में नहीं बचाते। मेरी फैमिली में मेरे बड़े भैया और एक बड़ी बहन भी थे। हम सभी एक पिकनिक के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि मेरे माता पिता और भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन शायद भगवान को मुझे जिंदगी देनी थी, इसलिए मैं बच गई। मुझे मामूली चोटें आई थीं, लेकिन मेरी जान बच गई थी। लोग हैरान थे कि मैं कैसे बच गई। कहते हैं कि जिसकी जिंदगी भगवान ने लिखी हो, उसे कोई नहीं मार सकता। कुछ लोग मेरे लिए अफसोस कर रहे थे कि मैं अपने माता पिता के बिना कैसे इस दुनिया में रहूंगी। वे कहते थे कि अच्छा होता कि मैं भी अपनी फैमिली के साथ ही इस दुनिया से चली जाती। लोग सोच रहे थे कि एक लड़की अनाथ होकर कैसे जिंदगी गुजारेगी और कौन उसकी परवरिश करेगा। मेरी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी और मैं अकेली हो गई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल लावारिस थी। मेरे पिता के सौतेले भाई ने मुझे अपने घर में जगह दी थी क्योंकि कोई और मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। मेरी माँ के रिश्तेदार तो डर की वजह से कभी हमारे घर पर अफसोस करने भी नहीं आए। मैं अपने चाचा चाची के घर में रहने लगी थी और उनकी बेटियों के पुराने कपड़े पहनकर और उनका बचा हुआ खाना खाकर अपना गुजारा कर रही थी। वे लोग मुझे बहुत ताने भी देते थे। उन तानों को सुनते सुनते ही मैं जवान हो गई थी। इस तरह समय बीतता गया और मेरी शादी की उम्र हो गई। मेरे लिए कई रिश्ते आने लगे। रिश्ते आते ही मेरी चाची परेशान हो जाती थी। उन्होंने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जिसे मैं जानती तक नहीं थी। मैंने सोचा कि चाची के घर पर नौकरानी की तरह काम करने से बेहतर होगा कि मैं अपने पति के घर जाकर उसकी सेवा करूं। जब मैंने अपने होने वाले पति को देखा तो वह काफी हैंडसम और स्मार्ट था, इसलिए मैं बेफिक्र हो गई। मुझे सुनने में आया कि उनके पास अपना घर भी है, जिससे मैं और खुश हो गई। चाची ने अपनी जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी जल्दबाजी में कर दी थी क्योंकि बहुत खूबसूरत थी और उनकी बेटियां मुझसे कम खूबसूरत थीं। इसलिए चाची जलन की वजह से मुझे जल्दी से जल्दी विदा करना चाहती थी ताकि उनकी बेटियों के लिए रास्ता साफ हो सके। विदाई के समय चाची ने मुझसे कहा कि मुझे ससुराल में ही रहना है और उनके घर वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि मेरा खर्च उठा सकें। यह बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी। चाची इस तरह की बातें क्यों कर रही थीं?
यह समझ में नहीं आ रहा था। मेरी विदाई भी पूरी नहीं हुई थी और वे तलाक की बात कर रही थीं। आखिर वे ऐसा क्यों कह रही थीं? क्या मुझमें कोई कमी थी या उनके घरवालों में कोई गड़बड़ थी? मेरे मन में अजीब अजीब सवाल उठने लगे थे। इन्हीं सवालों के बीच में अपनी ससुराल विदा हो गई। शादी की पहली रात थी। मुझे समझ में आ गया कि चाची इस तरह की बातें क्यों कर रही थीं। जिस लड़की के पति ने शादी की पहली रात उसके साथ संबंध बनाने की बजाय पूरी रात बाथरूम में बिताई हो, उसकी मानसिक हालत क्या होगी? शर्म की वजह से यह सवाल मैं अपने पति से नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन थी। अगर मैंने यह पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो यह गलत हो जाता। मैंने सोचा कि मैं सो गई थी, हो सकता है कि वे भी आकर सो गए होंगे। शायद सुबह सुबह बाथरूम में नहाने चले गए हों। यही सोचकर मैंने अपने दिल को तसल्ली दे दी, लेकिन मेरी यह तसल्ली किसी काम नहीं आई। रोजाना मेरे पति अजीबोगरीब हरकतें करने लगे थे। शादी को 1 महीना पूरा होते ही सास ने पोता पोती की उम्मीदें लगानी शुरू कर दीं। उन्हें यह नहीं पता था कि 1 महीने में उनके बेटे ने मुझे छुआ तक नहीं था। उनका बेटा जाने किन हरकतों में बिजी रहता था और मैं शर्म की वजह से यह बात किसी से कह भी नहीं सकती थी। 1 महीने बाद जब मैं चाची से मिलने उनके घर पर गई, तो चाची मुझे देखकर परेशान हो गईं और मुझसे सवाल किया कि क्या मैं अपना घर छोड़कर तो नहीं आई हूँ। चाची के सवाल पर मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा। विदाई के समय भी उनका यही व्यवहार था और अब भी वे अजीब बातें कर रही थीं। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे मिलने आई हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सारा बचपन और लड़कपन इस घर में गुजारा था। मुझे इस घर से बहुत लगाव था। क्या मेरा इतना भी हक नहीं था कि मैं अपने चाचा चाची से मिलने आ सकूं? मैं उदास होकर वापस ससुराल आ गई और देखा कि मेरा पति फिटकरी उठाकर बाथरूम में जा रहा था। मेरे पति को तो मैं कभी दिखाई ही नहीं देती थी। इस घर में मेरे लिए कोई खास महत्व नहीं था। वह अपनी पत्नी से ज्यादा फिटकरी से मोहब्बत करता था। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि खामोशी से रहूं और अपने गुस्से को कंट्रोल करूं और इसे अपनी किस्मत में लिखा हुआ मानकर समझौता कर लूं। फिर अगले ही पल सोचती कि मुझे अपने पति का सारा सच दुनिया के सामने लाना चाहिए, मगर ऐसा मैं सिर्फ अपने सपनों में ही कर सकती थी। हकीकत में तो मैं परेशान होती रही। अब मैंने खुद को घर के कामों में बिजी रखना शुरू कर दिया था। सारा ध्यान कपड़े धोने, खाना बनाने और घर की सफाई करने में लगा रहती थी। मैं चाची के घर में भी नौकरानी थी और ससुराल में आकर भी नौकरानी बन गई थी। फिर मैंने सोचा कि आखिर कब तक इस तरह की जिंदगी गुजारूंगी, मुझे अपने पति से बात करनी ही होगी। एक दिन मैंने अपने पति को बताया कि उनकी माँ मुझसे पोता पोती की उम्मीद करती है। यह सुनकर जैसे मेरे पति को करंट लग गया। उन्होंने तुरंत कहा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता और यह मुमकिन नहीं है। इतना कहकर वे कमरे से बाहर चले गए। मैं अपना सिर पकड़कर बैठ गई क्योंकि मुझे पहले से ही शक था और अब मुझे यकीन हो गया कि मेरा पति नामर्द है। वह फिटकरी का बहाना बनाकर रात में बाथरूम में जाता है और मेरे सोने का इंतजार करता है। जब मैं सो जाती हूँ तो वह बाहर आता है। कोई मर्द अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर इस तरह बाथरूम में बंद नहीं रहता। मैंने सोचा अब मुझे सच्चाई जाननी ही होगी और यह सब लोगों के सामने लाना होगा। एक रात मैंने सोने की एक्टिंग की और देखा कि मेरा पति रात में क्या करता है। मैंने कहा कि मुझे बहुत नींद आ रही है और सिर दर्द से बुरी तरह फटा जा रहा है, इसलिए वह मुझे न जगाएं। मेरी बात सुनकर पति के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें मेरा जल्दी सोने का इंतजार हो। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम जल्दी से सो जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उन्होंने कमरे की लाइट बंद कर दी और बाहर चले गए। मुझे सच में जल्दी नींद आ जाती थी क्योंकि मैं दिन भर काम करती थी और थकान से चूर होकर जल्दी सो जाती थी। लेकिन आज मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि जागती रहूं, लेकिन नींद पर मेरा बस नहीं था। आज मैंने सोचा कि दिन में जब मेरा पति घर पर था, मैंने उनसे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं सोना चाहती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ ठीक है, घर का काम कोई भी कर लेगा, तुम आराम से सो जाओ। मुझे लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आराम कर रही हूँ। मेरी सास ने भी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा था, वरना मुझे तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलता था। मैंने दिन में ही नींद पूरी कर ली थी। मैं जी भर के सोई ताकि रात को देर तक जाग सकूं। मैं लगभग 1 घंटे तक अपने पति का इंतजार करती रही। 1 घंटे के बाद जब मेरे पति कमरे में आए, तो मैं ऐसा बन गई जैसे गहरी नींद में सो रही हूँ। मैंने देखा कि वे वही फिटकरी वाला थैला लेकर बाथरूम में चले गए।
जब उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया तो मैं तुरंत उठ गई। मुझे डर नहीं था कि वे बाहर आएंगे, क्योंकि मुझे पता था कि वे काफ़ी देर तक बाहर नहीं आने वाले। मैं घर के पीछे के हिस्से की तरफ जाने लगी, जहां बाथरूम की खिड़की भी थी, लेकिन खिड़की बहुत ऊंचाई पर थी। मैं अंदर तक नहीं देख सकती थी, क्योंकि खिड़की की ऊंचाई के हिसाब से मेरा कद बहुत छोटा था। लेकिन मैं जल्दी से जाकर एक चेयर लेकर आई और उस पर खड़ी हो गई। उस समय रात के 2 बज रहे थे और घर के सारे लोग सो चुके थे। किसी की भी मुझ पर नजर नहीं पड़ सकती थी, मगर मुझे फिर भी बहुत डर लग रहा था और डर की वजह से मेरा शरीर कांप रहा था। मैं चेयर उठाकर खिड़की के करीब आई और चेयर पर चढ़कर अंदर देखने लगी कि आखिर मेरा पति इतनी देर तक बाथरूम में क्या कर रहा है। मेरे पैर कांपने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। ऐसा न हो कि मैं गिर जाऊं। मैंने अपने अंदर हिम्मत पैदा की और चेयर पर खड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही मैंने बाथरूम की खिड़की से अंदर झाँका, सामने का नजारा देखकर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं चेयर से गिरते गिरते बची। मेरा पति आखिर किस तरह का काम कर रहा था? फिटकरी के साथ ये सब क्या हो रहा था? मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और वापस अपने कमरे में चली आई। कमरे में आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, क्योंकि आज मेरे पति की असलियत खुलकर मेरी आंखों के सामने आ गई थी। अब मुझे समझ आ गया था कि मेरा पति मुझसे दूर क्यों रहता था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरी चाची मेरे पति की असलियत जानती थी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मुझे इस नर्क में धकेला था, वरना मेरे लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। मैं बहुत खूबसूरत थी, जिसकी वजह से लोग मुझे देखते ही पसंद कर लेते थे और चाची को डर था कि कहीं मुझे उनकी बेटियों से ज्यादा अच्छा रिश्ता न मिल जाए, इसलिए उन्होंने मेरी शादी इस आदमी से करवा दी थी। मैंने सोच लिया कि मैं कभी भी अपनी चाची को माफ नहीं करूंगी। उन्हें मरने के बाद भगवान के सामने जवाब देना ही पड़ेगा। मैं यह भी जान गई थी कि मेरी सास और ससुराल के लोग मेरे पति की इस हरकत के बारे में नहीं जानते थे, क्योंकि वे अपनी अपनी जिंदगी में काफी व्यस्त थे। किसी को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वे किसी की जिंदगी में झांक कर देखें कि वह क्या कर रहा है। बस यही वजह थी कि आज तक मेरे पति पर किसी ने नजर नहीं रखी थी। उन्होंने मेरी शादी करवाना अपना कर्तव्य समझा और ऐसे इंसान से मेरी शादी करवा दी जिससे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ज्यादातर पेरेंट्स को लगता है कि वे अपनी औलाद की शादी करवाने के बाद अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, बिना यह जाने कि उनका बेटा शादी करने लायक है या नहीं। बस किसी भी लड़की से अपने बेटे की शादी कर देते हैं, जिससे उस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लड़का अपनी बदनामी के डर से किसी को नहीं बताता कि उसे क्या परेशानी है और वह शादी करने लायक नहीं है। इसी वजह से मुझ जैसी मासूम लड़कियां दर दर की ठोकरें खाती रहती है। मैं उस टाइप की लड़की नहीं थी जो चुप रहती। मुझे चुप रहकर कोई इनाम नहीं मिलने वाला था, बल्कि मेरे ससुराल वाले सारी उम्र मुझे बच्चे न होने के ताने देते रहते। मैं सोचती रही कि अब क्या करूं और कहां जाऊं। मेरे पास सर छुपाने की कोई दूसरी जगह भी नहीं थी और चाचा के घर में चाची ने भी मुझे वहां जाने से मना कर दिया था। मैंने तय कर लिया था कि मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैंने बहुत सहन कर लिया था, लेकिन अब और नहीं। मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरा पति मुझे धोखे में रखे और मैं सहती रहूं। मैं इंतजार कर रही थी कि मेरा पति बाथरूम से बाहर आए। बहुत देर बाद जब वह बाहर आया और मुझे जागता हुआ देखा, तो वह चौंक गया। मैंने गुस्से में अपने पति का गिरेबान पकड़ लिया और चिल्लाते हुए कहा कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और सारी सच्चाई मुझसे क्यों छुपाई। मेरे पति अनजान बन गया, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। उसकी इस हरकत पर मेरा मन हो रहा था कि मैं उसे जान से मार दूं। उसे नहीं पता था कि मैं उसकी एक्टिंग को अच्छी तरह समझ चुकी थी। वह मासूम बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह चालाक आदमी था और चालाकी से ही मेरे साथ रह रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई वजह होगी जिसकी वजह से वह मेरे करीब नहीं आया था, और शायद यही वजह थी कि वह नामर्द है। लेकिन मेरा पति मुझे यह बात बताने से डर रहा था कि उसकी इंसल्ट होगी और लोग उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए उसने शादी करके सारा इल्जाम अपनी पत्नी पर डालने का सोचा। मेरे दिमाग में बार बार अजीब ख्याल आ रहे थे। अब मेरी शादी को 3 महीने हो गए थे और इन 3 महीनों से मैं लगातार डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। आज जब मैं अपने पति का गिरेबान पकड़कर उसे सवाल कर रही थी, तो वह हक्का-बक्का होकर मुझे देख रहा था। जब मेरे पति ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने तुरंत अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया।
मैंने अपने पति से कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इस तरह का घटिया काम करते हो। मैं तुम जैसे नामर्द आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। यही वजह है कि तुम फिटकरी को अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखते हो। मेरा पति अब भी हैरान से खड़ा होकर मेरी सारी बातें खामोशी से सुन रहा था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी बातों को समझ नहीं पा रहा था। वह काफी उदास लग रहा था कि मैं उसकी सच्चाई जान चुकी हूँ। मैं अपने पति को हैरान और परेशान देखकर अपना सामान पैक कर दरवाजे की तरफ जाने लगी थी और घर से बाहर निकल गई थी। सारे घर वाले सो रहे थे। अभी मैं घर के मेन गेट तक नहीं पहुंची थी कि मेरा पति भागता हुआ मेरे पीछे आया और जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर घसीटता हुआ मेरे कमरे में ले गया। मैंने शोर मचाने की कोशिश की तो उसने अपने हाथ मेरे मुंह पर रख लिए, जिससे मेरी आवाज बंद हो गई और वह हल्की आवाज में मुझे खामोश रहने के लिए कहता रहा। वह मुझे कमरे में लेकर आया और बेड पर बैठने के बाद कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं दरवाजे की तरफ जा रही थी, लेकिन उसने फिर मुझे पकड़कर बेड पर पटक दिया और कहने लगा, यह क्या तमाशा लगा रखा है? तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती। मैंने तुमसे कहा कि खामोश रहो। बस एक बार तसल्ली से बैठकर मेरी बात सुन लो। और इस वक्त रात के अंधेरे में कहाँ जाओगी? क्या तुम लोगों को हमारे बारे में बातें बनाने का मौका देना चाहती हो? अपने पति की बातों पर मैं और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। मैंने कहा, तुम क्या सोचते हो? तुम लोगों से सच छुपाकर रखोगे तो वह ज्यादा दिन तक छुपा रहेगा। यह दुनिया के सामने आ ही जाएगा कि तुम शादी के लायक नहीं हो और तुम एक नामर्द हो। मैं यह बात सारी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि तुमने मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। मैं अपने होश खो बैठी थी और जो मेरे मुंह में आ रहा था, कहती जा रही थी। मेरी इतनी बातें सुनकर मेरे पति ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं उसका थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकी और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गई। मेरे घुटने जमीन पर लगते ही मैं बुरी तरह दर्द में आ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं रोने लगी। चोट मामूली थी, लेकिन जो चोट मेरे दिल पर लगी थी, उसने मेरे पूरे दिल को घायल कर दिया था। मैं हैरान और परेशानी से अपने पति की तरफ देखने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पति मुझ पर हाथ भी उठा सकता है। अगले ही पल में थप्पड़ का दर्द भूलकर मैं अपने पति के सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम्हारे थप्पड़ मारने के बाद भी मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। मैंने चिल्ला चिल्ला कर अपने पति से बात करना शुरू कर दिया। मेरे पति ने फिर से कहा, हल्की आवाज में बात करो वरना सारे घर वाले जाग जाएंगे। मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखों से गुस्से भरे एक्सप्रेशन साफ देखे जा सकते थे। मेरे पति ने कहा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं नामर्द नहीं हूँ। तुम अपने दिमाग से सोचना बंद कर दो। मैं नामर्द नहीं हूँ बल्कि मैं बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हूँ, जिसकी वजह से एक वैद्य ने मुझे यह इलाज बताया था कि फिटकरी के इस्तेमाल से जल्द सेहतमंद हो जाऊंगा। पहले मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन पिछले 6 महीने से मेरे शरीर में बुरी तरह से खुजली हो रही थी और धीरे धीरे बदबू भी पैदा होने लगी थी और इस वजह से मेरे करीब कोई नहीं आता था। मैंने अपनी इस बीमारी का हर तरह से इलाज किया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया और काफी महंगी दवाइयों का भी इस्तेमाल किया। नेट से देखकर हर घरेलू उपाय भी अपनाया, लेकिन मुझे सिर्फ सामान्य फायदा होता था। अब मेरी यह बीमारी काफी बढ़ गई थी और मुझे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। काफी बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि मेरे खून में इन्फेक्शन हो गया है। कुछ साल पहले जब मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी और मुझे खून की जरूरत पड़ी थी, तब डॉक्टर के कहने पर मुझे एक आदमी ने खून दिया था। उसी समय से मैं इस बीमारी का शिकार हो गया हूँ। डॉक्टर का कहना है कि उस आदमी के खून में एलर्जी थी, इसलिए मेरे खून में भी इन्फेक्शन हो गया और मेरी पूरी बॉडी में एलर्जी हो गई। उस आदमी का खून मुझे सूट नहीं किया और तभी से मैं इस हाल में हूँ। डॉक्टर ने बताया कि अगर आप किसी के करीब जाएंगे तो आपकी बीमारी किसी दूसरे को भी लग सकती है, इसलिए मैं तुम्हारे करीब नहीं आता था। फिटकरी का इस्तेमाल करने से मुझे कुछ घंटों के लिए सुकून मिल जाता था, लेकिन परेशानी सिर्फ एलर्जी ही नहीं थी। एक परेशानी यह भी थी कि अगर मैं तुम्हारे करीब आता तो मेरी बीमारी तुम्हें भी लग सकती थी। यह कोई मामूली बीमारी नहीं बल्कि बहुत बुरी और फैलने वाली बीमारी है। मैं तुम्हें भी अपने जैसा नहीं करना चाहता था। मेरा इलाज काफी समय से चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। किसी ने मुझे एक मशहूर वैद्य के बारे में बताया, तो मैं उनके पास चला गया।
जब मैंने उनसे मुलाकात की तो उन्होंने मेरा पूरी तरह से चेकअप किया और मुझे यकीन दिलाया कि मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। इस वैद्य ने मेरा इलाज शुरू कर दिया था। उधर मेरे घर वालों ने मेरी शादी का हंगामा मचाया हुआ था क्योंकि मेरी बहन लंदन से आई हुई थी और उसे मेरी शादी अटेंड करना बहुत जरूरी था। फिर कुछ सालों तक उसकी यहाँ आना मुमकिन नहीं था। मैंने अपने माता पिता को बहुत समझाया कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी शादी की डेट मुझसे बिना पूछे ही तय कर दी। इसी तरह हमारी शादी भी हो गई। जब मैं वैद्य जी के पास गया और उनको बताया कि अब मेरी शादी होने वाली है, तो उन्होंने कहा कि अभी 2-3 महीने तक तुम्हारी शादी नहीं होनी चाहिए थी। जब तक इलाज पूरा नहीं हो जाता, तब तक तुम्हें किसी के करीब नहीं जाना। मैं अपनी फैमिली के हर सदस्य से भी दूरी बनाकर ही बात करता था और नहीं उनके साथ उठता बैठता था। फिलहाल मेरी शादी की डेट तो फिक्स हो गई थी। वैद्य ने बताया कि जब तक इलाज पूरा नहीं हो जाता, तुम्हें अपनी पत्नी से भी दूरी बनाए रखनी होगी। मैं वैद्य की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी इस परेशानी का और कोई समाधान नहीं है, इसलिए तुम्हें सबसे पहले अच्छी तरह से सेहतमंद होना होगा और अपनी बीमारी को ठीक करना होगा। फिर आराम से सारी जिंदगी तुम्हें अपनी पत्नी के साथ ही तो रहना है। वैद्य के इलाज से मुझे काफी फर्क होने लगा था और मैं खुद को काफी हद तक ठीक महसूस कर रहा था। इसलिए मुझे वैद्य की बात माननी पड़ी और मैंने सोचा कि शादी के बाद मैं तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा। मगर ना जाने क्यों मुझे तुमसे कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी और बस यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से तुम मुझे गलत समझ बैठे। वैद्य जी ने कहा कि फिटकरी से ही तुम्हारा इलाज हो सकेगा, इसलिए मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आता था और आज तक मैंने तुम्हारे पास बैठकर तुमसे बात करने की कोशिश भी नहीं की थी। हर रोज मैं फिटकरी घर पर लेकर आता था और रोजाना मेरा इलाज फिटकरी से होता था। इसलिए मैं पागलों की तरह फिटकरी की हिफाजत करता था ताकि जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं और एक नॉर्मल जिंदगी जी सकूं। मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए कितना तड़प रहा था। मेरी परेशानी बाहर से किसी को नजर नहीं आती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अपनी परेशानी से बहुत ज्यादा बेचैन हो गया था। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे माफी मांगता हूं कि मैंने तुम पर हाथ उठाया और अपनी यह सच्चाई तुमसे इतने दिनों तक छुपा कर रखी। मेरा पति बहुत शर्मिंदा लग रहा था। उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और उनके चेहरे से सच्चाई साफ झलक रही थी, जिससे मुझे उनकी बातों पर यकीन आ गया। मैंने अपने पति से कहा कि अगर आप मुझे पहले ही यह सब बता देते, तो मैं पिछले 3 महीनों से इतनी परेशान नहीं होती। मेरे दिमाग में तरह तरह की बातें आ रही थीं। आपके अलावा कोई और भी होता, तो शायद आपके बारे में ऐसा ही सोचता। आपकी कुछ हरकतों की वजह से मुझे लगा कि आप मुझे धोखा दे रहे हैं। मैं भी आपसे माफी मांगती हूं कि मैंने आपके साथ बदतमीजी की और आपको नहीं समझा। मैंने शर्मिंदा होकर अपने पति से माफी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगी और जब तक आप पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। वह दिन और आज का दिन, हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। भगवान की कृपा से धीरे धीरे मेरे पति की बीमारी भी जड़ से खत्म हो गई और अब वे बिल्कुल ठीक है। हम दोनों अब बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। कभी कभी हम अपनी भावनाओं को साइड में रखकर गलतफहमियों में फंस जाते हैं, जो घर को बर्बाद कर सकती है। हमें अपने लाइफ पार्टनर को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हम अक्सर सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। हम यह नहीं जानते कि सामने वाले के दिल का हाल क्या है और वह किस परेशानी से जूझ रहा है। अगर हम किसी की परेशानी को समझ सकें, तो हम उसका साथ देकर उसे कामयाब बना सकते हैं और उसकी परेशानी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमें सोचने और समझने की हिम्मत और ताकत दें, ताकि हम सही फैसले कर सकें। मेरे पास एक 3 साल की बेटी भी है। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी से सारी परेशानियां खत्म हो गई है। मेरे पति इतने अच्छे हैं कि कभी कभी मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता कि यह वही आदमी है जिस पर मैंने पहले बिना सोचे समझे इल्जाम लगाए थे। अब मैं अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।